इससे पहले की वीडियो में हमने मानव शास्त्र के बारे में देखा कि मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र की ब्रांच कौन कौन सी हैं। और मानव शास्त्र की एक ब्रांच के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र को हमने देखा था कि सामाजिक मानव शास्त्र की एक ऐसी ब्रांच है जो मानव की, या हम कह सकते हैं कि आदिम समाज के अध्ययन के रूप में अपने आप को लगाती है। सामाजिक मानव शास्त्र की जहाँ तक बात है, इसके अध्ययन की बात है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 1844 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इसका अध्यापन कार्य शुरू हुआ। उसके बाद 1900 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इसका अध्यापन कार्य शुरू हुआ और 1908 में लंदन विश्वविद्यालय में एक अलग विषय के रूप में अध्यापन कार्य इसका प्रारंभ किया गया। तो सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत आज हम इसके अर्थ और परिभाषाओं को देखेंगे कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, विभिन्न समाजशास्त्रियों ने इसको किस प्रकार से परिभाषित किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में जहाँ तक एक समस्या हमारे सामने आती है, तो वो समस्या ये है कि हर वैज्ञानिक, या हम कह सकते हैं कि सभी विद्वान इस पर एक मत नहीं होते। जैसा हम प्राकृतिक विज्ञानों में देखते हैं, वहाँ करीब करीब सभी जो विद्वान हैं, सभी जो वैज्ञानिक हैं, किसी भी विषय को लेकर एक मत होते हैं। लेकिन सामाजिक विज्ञानों में मतांतर हम देखने को मिलते हैं। जहाँ तक हम समाजशास्त्र की बात करते हैं, तो समाजशास्त्र के बारे में भी विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपने अपने मत व्यक्त किए हैं, अपनी अपनी परिभाषाएँ दी हैं। उसी प्रकार से सामाजिक मानव शास्त्र में भी अनेक मानव शास्त्रियों ने सामाजिक मानव शास्त्र को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो वो आज हम यहाँ कुछ सामाजिक मानव शास्त्रियों की परिभाषाओं को यहाँ हम देखते हैं। परिभाषाओं को जब हम इसका अवलोकन करें तो हम पाते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करने के लिए विभिन्न सामाजिक मानव शास्त्री जो हैं वो 4 वर्गों में बटे हुए हैं। जिसमें पहला वर्ग है जो आदिम समाजों के अध्ययन के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करता है। यानी एक ऐसा वर्ग जो आदिम समाजों के अध्ययन पर अधिक बल देता है। उसका कहना है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वह मुख्य रूप से अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन के रूप में ही लगाता है। जिसमें पहले नेडन ने सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र का प्राथमिक उद्देश्य आदिम लोगों को समझना है। जैसा कि हमने पहले कहा, ये एक ऐसा ग्रुप है जो अपने आप को, यानी सामाजिक मानव शास्त्र को आदिम समाजों के अध्ययन के रूप में मानता है, जानता है। उसी क्रम में नेडल ने वही बात कही है कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है उसका जो पहला उद्देश्य है, उसका जो प्रमुख उद्देश्य है, वह आदिम लोगों को समझना है। और यहाँ आदिम लोगों को समझने से तात्पर्य है उनकी संगठन को समझना है, उनकी संरचना को समझना है, उनकी न्याय व्यवस्था को समझना है, अर्थव्यवस्था को समझना है, उनके रीति रिवाजों को समझना है। ऐसा जो शास्त्र है जो आदिम समाजों को समझने में अपने आप को लगाता है, वह सामाजिक मानव शास्त्र है, ऐसा नेडल का मानना है। इसी क्रम में और इसी वर्ग में दूसरे जो सामाजिक मानव शास्त्री हैं वो हैं पिडिंगटन। और पिडिंगटन जो सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करते हैं, उन्होंने इसको अपने इन शब्दों में परिभाषित किया है कि सामाजिक मानव शास्त्री समकालीन आदिम समुदायों की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। पिडिंगटन का भी वही कहना है कि एक जो सामाजिक मानव शास्त्री है या सामाजिक मानव शास्त्र है, वह समकालीन आदिम समुदायों की संस्कृतियों का अध्ययन करता है। समकालीन से तात्पर्य ये है कि जिस समय का जो अध्ययन कर रहा है समाजशास्त्री, वह समुदाय कैसा हो, आदिम समाज, आदिम समुदाय। और यहाँ आदिम समुदाय से तात्पर्य है कि उस काल में वे समुदाय जो आज भी आदिम अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उस प्रकार के समाजों को समझना, उस प्रकार के समुदायों को समझना, उस प्रकार की संस्कृतियों को समझना सामाजिक मानव शास्त्र का
उद्देश्य है, ऐसा पिडिंगटन का कहना है। वहीं सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करने वाला जो दूसरा वर्ग है उसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन के विज्ञान के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र को देखना। इस वर्ग के अंतर्गत हम देखते हैं कि कुछ मानवशास्त्री हैं, जिसमें पहले मानवशास्त्री का नाम हम यहाँ लेते हैं, वो है एस.सी. दुबे। और एस.सी. दुबे ने जो सामाजिक मानवशास्त्र को परिभाषित किया है, तो वे अपने इन शब्दों में इसको परिभाषित करते हैं और कहते हैं कि समाज के संगठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना सामाजिक मानवशास्त्र के रूप में आता है। दूसरे अर्थों में हम ये भी कह सकते हैं कि समाज के संगठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन सामाजिक मानवशास्त्र के रूप में किया जाता है। तो दुबे का यहाँ तक जो कहना है, उन्होंने जो परिभाषा अपनी दी है उसमें वो मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वह समाज के संगठन और प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मुख्य जोर उन्होंने यानी समाज का संगठन और उसकी प्रक्रिया। संगठन से यहाँ तात्पर्य है उन समाजों की संरचना किस प्रकार की है, उस समाज का कार्य, व्यवहार, प्रथाएं, परंपराएं, संस्कृति किस प्रकार की हैं, उसमें न्याय व्यवस्था किस प्रकार की है, उसमें अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, उसमें प्रथा और परंपराएं किस प्रकार की हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यह जो वर्ग है वह एक आदिम समाज के संगठन और प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देता है। कह सकते हैं कि संरचना और व्यवहारों पर ज़्यादा जोर देता है। इसी वर्ग में दूसरे मानवशास्त्री का नाम है चार्ल्स विनिक। और चार्ल्स विनिक ने अपनी जो परिभाषा सामाजिक मानवशास्त्र की दी है वो कुछ इस शब्दों में है। उनका मानना है कि सामाजिक मानवशास्त्र सामाजिक व्यवहार का अध्ययन है जो विशेष रूप से सामाजिक संगठन और संस्थाओं का तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन करता है। चार्ल्स विनिक ने भी करीब करीब वही बात कही है कि सामाजिक मानवशास्त्र जो होता है वह सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि आदिम समाजों में व्यक्तियों का जो व्यवहार है, व्यवहार से यहाँ तात्पर्य है उसकी संस्कृति, उसका रहन सहन, उसके खान पान के तरीके, उनके उसमें जीवन जीने का ढंग, जीवन जीने का तरीका, वह सब इस विषय के अंतर्गत अध्ययन के रूप में आता है। आगे वो ये भी कहते हैं जो विशेष रूप से समाज का संगठन और संस्था, यानी कोई भी समाज हो, चाहे वो आदिम समाज है चाहे वो सभ्य समाज है, उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई उसकी संरचना, उसका संगठन अवश्य होता है। तो संगठन का अध्ययन करता है। उस संगठन में जो संस्थाएं का विकास हुआ है, जो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं को पूर्ति करने का एक साधन होती हैं, वह किस प्रकार की संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं से किस तरीके से उस समाज के जो लोग हैं अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और इसके साथ साथ वह सभ्य समाज से और अपने समाज की तुलना भी करते हैं। तो चार्ल्स विनिक ने एक नई विशेषता इसमें बताई कि सामाजिक मानवशास्त्र वह शास्त्र है जो आदिम समाजों का तो अध्ययन करता ही है, उसके संगठन का अध्ययन तो करता ही है, संस्थाओं का अध्ययन तो करता ही है, लेकिन साथ ही यह सभ्य समाजों के संगठन और संस्थाओं के बारे में अध्ययन करके उससे आदिम समाजों की संगठन और संस्थाओं की तुलना भी करता है। इसी क्रम में तीसरे वर्ग की यदि हम बात करें तो तीसरा वर्ग जो है वह है समाज शास्त्र की शाखा के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र। इस वर्ग का मानना है कि सामाजिक मानव शास्त्र एक ऐसी शाखा है, एक वो ब्रांच है जो समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आती है। कहने का तात्पर्य कि सामाजिक मानव शास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, और इस शाखा के रूप में जो पहले हमारे मानव शास्त्री हैं वो हैं रैडक्लिफ ब्राउन। और रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र
समाज शास्त्र की वह शाखा है जिसमें आदिम समाजों का अध्ययन किया जाता है। रेडक्लिफ ब्राउन की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ स्पष्ट किया इन्होंने कि सामाजिक मानव शास्त्र जो है वह अपने आप को मुख्य रूप से आदिम समाजों के अध्ययन में लगाता है। कहने का तात्पर्य आदिम समाजों का अध्ययन करता है। यहाँ एक बात हम स्पष्ट कर दें कि यहाँ आदिम समाज से जो तात्पर्य है पुराने समाजों से नहीं है। यहाँ आदिम समाजों से तात्पर्य यह लिया जाता है कि सामाजिक मानव शास्त्र उन समाजों का अध्ययन करता है, उन समुदायों का अध्ययन करता है जो आज भी अपने आप को आदिम अवस्था में बनाए रखे हुए हैं, जिनके पास में आज भी कोई सभ्य संस्कृति उनके दूर दूर तक भी नहीं है। उन समाजों को, उन समुदायों को हम कह सकते हैं कि वो आदिम समाज हैं और उन्हीं आदिम परंपराओं से, आदिम प्रथाओं से, आदिम रीति रिवाजों से वो अपना काम चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। इसी वर्ग में दूसरे मानव शास्त्री हैं, वो हैं एवांस प्रिचार्ड। और एवांस प्रिचार्ड का सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक मानव शास्त्र को समाजशास्त्रीय अध्ययनों की वह शाखा माना जाता है जो प्रमुखतः अपने आप को आदिम समाज के अध्ययन में लगाता है। परिभाषा करीब करीब वही जो रेडक्लिफ ब्राउन ने दी थी, लेकिन इन्होंने जो आदिम समाज पर कुछ ज़्यादा जोर दिया है, इसलिए इन्होंने अपना परिभाषा में शब्द जो लगाया प्रमुखतः है, यानी प्रमुखतः अपने आप को आदिम समाजों के अध्ययन में लगाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि सामाजिक मानव शास्त्र अध्ययन तो करता है, सभी समाजों का अध्ययन करता है, लेकिन मुख्य रूप से उसका जो उद्देश्य है वह आदिम समाज को समझना है। और आदिम समाज को समझने के लिए उसको दूसरे समाजों का भी अध्ययन करना है, सभ्य समाजों को भी अध्ययन करना है, जिससे वह यानी सभ्य समाज को भी आसानी से समझ सके और उन दोनों समाजों में आपस में तुलना भी कर सके। इसी क्रम में एक चौथा वर्ग है और वो वर्ग है तुलनात्मक अध्ययन का विज्ञान के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र। यह सामाजिक मानव शास्त्रियों का वह वर्ग है जो सामाजिक मानव शास्त्र को एक तुलनात्मक करने वाला विज्ञान बताता है, तुलना करने वाला विज्ञान बताता है। अब यहाँ जहाँ तुलना की बात आती है तो तुलना उन्हीं समाजों में करता है, उन्हीं समुदायों में करता है, आदिम समाज और सभ्य समाज। आदिम समाज नगरीय समाज, आदिम समाज ग्रामीण समाज, ये दोनों समाजों का अध्ययन करता है और दोनों समाजों को अध्ययन करने के बाद में फिर वो तुलना करता है कि इनमें आपस में क्या समानता है और क्या असमानता है। इसमें जो पहले समाजशास्त्री या हम कह सकते हैं मानव शास्त्री भी, और उनका नाम है M.N. श्रीनिवासन। M.N. श्रीनिवासन ने सामाजिक मानव शास्त्र को परिभाषित करते हुए कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र मानव समाजों का तुलनात्मक अध्ययन करता है। सीधी सीधी परिभाषा है, उन्होंने सीधी सीधी अपनी परिभाषा में कहा है कि सामाजिक मानव शास्त्र एक वह विज्ञान है, एक वह शास्त्र है जो विभिन्न समाजों का अध्ययन तो करता है, और लेकिन विभिन्न समाजों का अध्ययन इसीलिए करता है कि वह आपस में उन समाजों की तुलना कर सके, उसमें समानता को ढूंढ सके, उसमें असमानता को ढूंढ सके, उस समानता और असमानता के कारणों को ढूंढ सके। ऐसा जो शास्त्र है, ऐसा जो विज्ञान है, वह सामाजिक मानव शास्त्र है, ऐसा श्रीनिवासन मानते हैं। इसी क्रम में एक अन्य मानव शास्त्री हैं, उनका नाम है एवांस प्रिचार्ड। और एवांस प्रिचार्ड का कहना है कि स्मरण रखना चाहिए कि जब कभी मानव शास्त्र के विद्यार्थी इन समाजों का अध्ययन करके उनके संबंध में अपने अवलोकन की व्याख्या करते हैं, तब वे अपने समाज से उनकी तुलना करके ही कुछ कहते हैं, भले ही तुलना स्पष्ट न होकर अंतर्निहित क्यों न हो। कहने का तात्पर्य वही है एवांस प्रिचार्ड का कि सामाजिक मानव शास्त्र एक वह शास्त्र है, एक वो विज्ञान है
वह आदिम समाजों का अध्ययन करता है, आदिम समाजों के साथ साथ अन्य समाजों का भी अध्ययन करता है, और अन्य समाजों के अध्ययन के साथ साथ जब उसके यानी उसका वर्णन करता है तो वो अपने और दूसरे समाजों में यानी आदिम समाज और अपने समाज में वह तुलना को लेकर ही करता है, तुलना की बात करता है कि उस समाज में ऐसा पाया जाता है, इस प्रकार की प्रथाएं हैं, इस प्रकार की परंपरा हैं, इस तरीके से वहाँ विवाह संपन्न किए जाते हैं, इस तरीके से वहाँ जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। तो वहाँ जब वो इस प्रकार की बात करता है तो वहाँ अप्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, एक भिन्न समाजों में आपस में तुलना करने का प्रयास किया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से विभिन्न सामाजिक मानव शास्त्रियों ने इसको परिभाषित किया है। मैं आपको एक बात और बता दूं, यदि परीक्षा में हमें अच्छे अंक लाना है, अच्छी मार्किंग करनी है, अच्छा स्कोर करना है, तो उसमें एक लिखने का एक हमारा जो तरीका होता है वह भी हमारा एक सिस्टमैटिक होना चाहिए, एक व्यवस्थित होना चाहिए, एक लुभावना होना चाहिए, एक मनोहर होना चाहिए, जिससे मूल्यांकन करने वाले को यानी वो आकर्षित हो, उसको देखते ही ऐसा लगे कि हाँ भाई कुछ लिखा है। तो इसके लिए मेरा एक सुझाव ये है कि किसी भी प्रश्न का हम जब आंसर देते हैं तो सबसे पहले हम एक कोटेशन के रूप में सबसे ऊपर हम उसे यानी लिख दें, तो एक कॉपी में, एक पेज में जो हमारा जो गेटअप जो आता है वह कुछ अलग हटके होता है, जिससे मार्किंग हमें अच्छी होती है, अच्छे नंबर हमको मिलते हैं। इस प्रश्न के अंतर्गत ही जैसे ये प्रश्न पूछ लिया कि सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ परिभाषित करते हुए इसके विषय क्षेत्र की तुलना में व्याख्या कीजिए, तो यहाँ हम एक कोटेशन दे सकते हैं जिसमें एक लूसी मेयर का कोटेशन है, बहुत ही शानदार कोटेशन है, बहुत ही अच्छा कोटेशन है, जो सामाजिक मानवशास्त्र की पूरी हम कह सकते हैं व्याख्या कर देता है। तो वो कोटेशन है जैसे लूसी मेयर का कहना है कि सामाजिक मानवशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत वे समाज सम्मिलित किए जाते हैं जिनकी प्रविधि सरल है, अर्थात ऐसे लोग जिनके पास आधुनिक उपकरणों का अभाव है, जहां रडार और यंत्र चालित परिवहन तो दूर की बात है, मुद्रा और लेखन कला का भी अभाव है। इनका काम इनके बिना ही चलता है, किंतु हम इनकी तुलना अपने पूर्व पश्चात जगत से करें तो यह देखेंगे कि इनमें और हम में जीवन के मूल सिद्धांत एक जैसे हैं। ये लूसी मेयर का यानी कोटेशन बहुत ही शानदार कोटेशन, बहुत ही अच्छा कोटेशन, जो सामाजिक मानव शास्त्र की यानी पूरी रूपरेखा, पूरी अध्ययन सामग्री, पूरी विषय वस्तु हमारे सामने इंगित हो जाती है कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, वह किसका अध्ययन करता है, किन लोगों का अध्ययन करता है, किन समुदायों का अध्ययन करता है, किन समाजों का अध्ययन करता है। तो यह एक यानी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि जब हम परीक्षा में कोई भी पहला प्रश्न का हम कोई आंसर प्रारंभ करें तो उस प्रश्न के आंसर से संबंधित, उस प्रश्न से संबंधित एक कोटेशन सबसे ऊपर हम लिख दें, और उसके बाद में जो भी हमें पूछा गया है हम उससे आगे लिखना प्रारंभ करें, तो हमारी मार्किंग अच्छी होगी, हमको अंक अच्छे मिलेंगे। तो ये आप लोगों को यानी विशेष ध्यान रखने वाली बात है। धन्यवाद।